ठीक है, तो सभी लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिए होंगे गेट के पेपर, ठीक है ना। मतलब अभी तक हमने 2023, 22, 21 तीन पेपर डिस्कस किए हैं। तो 21 का आज डाउट डिस्कशन है, 22, 23 का हो गया था। अगर फिर भी डाउट हो तो आप तभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग अभी 21 का आज रखा है ना, तो क्वेश्चन 7 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको ये डाउट था ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इधर आपको इस पे डाउट है। ऐसा तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो है, मतलब सर मैंने लीनियर रैंक स्टैटिस्टिक्स की जो होती है ना, उससे ट्राई किया था, बट मुझे पेयर्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, जैसे ये जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर इसका n+1/2 नहीं, n इंटू n+1/4। मीन वेरिएंस क्या है इसका? मीन देखिए फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्टली। ये कोई बुक खोल लीजिए कोई भी, या ऑनलाइन गूगल सर्च कर लीजिए, जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है उसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। इसका जो मीन है ना, इसमें जो दे रखा है, we can compute using the properties of arithmetics rank of the sample of n numbers are simply 1 to, ये तो रैंक है जो आप रैंक बता रहे थे ना, तो मीन क्या होता है? सर इसका मीन है n into n+1/4 4। और वेरिएंस क्या है? n into n+1 into 2n+1/24। यस, सो इससे आंसर आ जाएगा इजीली। आप ना एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये चूंकि रैंडम वेरिएबल के सेंस में है, क्योंकि यहाँ पे डेटा तो है नहीं कि हम डेटा के वो करके सॉल्व जैसे करते थे क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन जो इनिशियली आप सॉल्व करते हैं बिगिनिंग में। लेकिन ये t प्लस एक रैंडम वेरिएबल है। अच्छा देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, कौन सा रैंडम वेरिएबल है जो इसको फॉलो करता है। मतलब सिंपली मैं एक एग्जांपल देखूं तो नॉर्मल θ, 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। आप चेक कीजिए, मतलब कोई और भी होगा तब भी, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आंसर नंबर ही आना था। कोई और भी, ये क्या कहना चाह रहा है, जिसका लोकेशन थीटा से शिफ्ट किया हो ना। तो जैसे अगर आप इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये t+1 का डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होगा? t+1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल, ये जो t+1 है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस विल बी नॉर्मल, मीन है n into n/4 और वेरिएंस है, मैं रेट सही कर देता हूं। सो t+1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल n into n+1/4, n into n+1 2n+1/24। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। करके देखिए। ओके सर, हो जाएगा, करके देखो, अभी करके देख लो, आप सॉल्व करो, इससे आंसर आ जाएगा। n आपका 10 है। हाँ गौतम भाई कैसे हैं? ठीक, हम क्लास में है, फोन करें आपको 11 बजे। हाँ ठीक है हाँ तो ठीक है ना, n की वैल्यू 10 है, आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा।
और ये कह रखा है कि रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ एफ थीटा एक्स इसके इक्वल है। तो ये कुछ अगर लिखेंगे आप तो लाइक ऐसा है कि एफ थीटा एक्स जो है ये कुछ ऐसा है 1/√2 ई की पावर -12 x माइनस थीटा स्क्वायर, और इसको इसने ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस थीटा। ध्यान देना मैं अलग मान के चल रहा हूँ, ये एफ थीटा अलग फंक्शन है और एफ अलग फंक्शन है जैसा इसने कहा है। एफ थीटा अलग फंक्शन है और एफ अलग फंक्शन है, क्योंकि एफ थीटा को एफ के टर्म में लिखा है। तो एफ कोई जस्ट फंक्शन है कैलकुलस का, ये समझिए। एफ थीटा पीडीएफ है, तो ये आपका एफ थीटा है, और ये जो एफ है ना यहाँ से जो एफ निकल के आएगी एफ एक्स, जो ये कहना चाह रहा है एफ एक्स लिख रहा हूं मैं, तो एफ एक्स हमारा आएगा 1/√2 ई की पावर -12 एक्स स्क्वायर, और ये जो एफ एक्स है वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स को। ये ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जो मेरा है इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये कॉमन थ्योरम टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए यूनिक आंसर आएगा, क्योंकि नंबर है ये तो आंसर तो डिफर करेगा नहीं, नंबर को यूनिक आंसर आएगा। तो हमने अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काम करें तब भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से सिंपली t+1 t+ जो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसका मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला है और वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसी बुक में देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप, तो गूगल पे मिल जाएगा। और इससे सिंपली सॉल्व करके देखिए, तो मैं सॉल्व किया था आज, तो इसका आंसर आया है जो ईटा है एक्चुअली t+<50 है। तो बस आपको क्या करना है, t+ में से इसका मीन घटाना है। मीन क्या है यहाँ पे, n × n + 1/2, तो n को 10 रख देते हैं, 10 × 11/4 110/4 अपॉन रूट अंडर 10 × 11 × 21/24। ठीक है, टी वेरिएंस मतलब इट्स नॉट लेस देन इक्वल टू, सेम चीज आप 50 के लिए कीजिए, तो ये आ जाएगा 10 × 11 × 21/24। तो यहां से ये बन गया z लेस देन इक्वल टू, अब ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, 2 पॉइंट समथिंग आता है, देखिए क्या आता है। सर क्वेश्चन 51 जी आते हैं, इसका आंसर निकालने दीजिए। तो इसका आंसर आएगा 2.293 और ये हो गया 5 ऑफ 2.293। अब आप टेबल में देखेंगे या फर्स्ट पेज एक्चुअली फिर से अपलोड नहीं है, देखिए फर्स्ट पेज पे अगर, तो फर्स्ट पेज पे ये या टेबल से आप देखेंगे तो आता है 0.9893, 5 ऑफ 2.293 ये आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है 32 टाइम ईटा, तो ये ईटा आया, तो 32 टाइम ईटा निकालेंगे। अब इसको 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आता है 31.68 आई थिंक, या 65, देखिए ये कुछ रफली करते इससे आंसर मैच करते हैं। तो ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बाकी आते हैं। सो जो 54 है उसके पहले 51 क्या है 51 में भाई, ऑब्जर्वर दे रखा है, देन इमेली ऑफ दिस, इसमें क्या आपने ट्राई किया, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा आपने? सर हाँ सर, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखी, लेकिन सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ जाएगा? सर इसको सर नॉर्मल जो लाइक्लीहुड है उससे सर नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? तो सर कुछ देखिए आपका रैंडम सैंपल साइज क्या है, x1 की वैल्यू है 0.90, x2 की वैल्यू है 0.50, x3 की वैल्यू है 0.01, x4 की वैल्यू है 0.95। ठीक, अब आप समझिए, ये बोल रहा है कि रियलाइजेशन रैंडम सैंपल साइज 4 का, तो इन यहाँ आपके पास 4 है, और पीडीएफ ये है जहां थीटा के वैल्यू 0.5 से 1 में है, कोई दिक्कत नहीं। तो एमएलई ऑफ थीटा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लोग जानते हैं तो है प्रोडक्ट i from 1 to n pdf थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा x की पावर 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा, ये तो लिखा हुआ है ना, हो गया।
अब इसमें एक्स आई लगा दीजिए यहाँ पे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इसकी पावर 4 प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज। तो एक काम काहे नहीं करते आप, x1 दिस ओके। एक काम करो यहाँ पे वैल्यू रख दो चाहो तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इस पूरे की पावर 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा, यही है। तो ये आ जाएगा, और आई फ्रॉम 1 to 4 एक्साइज दे रखा है ना, तो पुट कर दो, इन चारों को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, क्या आएगा बताओ, कैलकुलेटर से इन चारों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ रख दो इसको। आपको पता है लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ थीटा है, तो ये सिंपल थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर 4 हो गया। बताओ इसको मल्टीप्लाई करके, ये चारों नंबर दे रखा है, इसको पुट करो, बताओ क्या होगा। क्या ये 0.90 इंटू 0.5 इंटू 0.01 इंटू 0.95, ये आ गया 0.004275, इसकी पावर है 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा। तो एक काम करो, लॉग ले लो इसका, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो, ठीक है। अरे मुझे ये बताओ सिंपल सा, इतना क्यों दिमाग लगाने, मुझे ये समझाओ, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है और थीटा बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 में। क्या आपने कैलकुलस में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, 1 पे ओपन इंटरवल है, क्या आपने कैलकुलस में ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा है जहाँ पे मैक्सिमाइज करना हो। लाइक्लीहुड एमएलई का डेफिनेशन क्या है, हाँ इसको मैक्सिमाइज करो इस इंटरवल पे, देखो थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में क्या है जिस पे ये मैक्सिमम आंसर देगा, हो गया, ये तो करना है। सर इससे भी करने से भी सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट आ गया। अरे मैडम क्यों कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो एग्जाम में आप छोड़ के आना फिर, है ना, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप छोड़ के आना, ये जो आसान लगे वही सॉल्व करके आओ एग्जाम में, ये है। तो टाइम वेस्ट करोगे, क्यों मुश्किल लगेगा, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा, देखो मैं करता हूँ फॉल्व 4 टाइम log थीटा माइनस log 1 माइनस थीटा, log लिया मैंने, ठीक है, पावर बाहर आया, log ए अपॉन विद दिस, यहाँ मैंने log लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, log ए इंटू बी ना, तो प्लस पहले इसका log इंटू में इसका log, ये 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस थीटा, फिर log ऑफ प्रोडक्ट देखो समेशन log एक्स आई, हालांकि मैं पहले वैल्यू पुट कर दिया था उससे भी आ जाता, ये स्मॉल एल थीटा है, स्मॉल एल थीटा है ना, ये हो गया। तो अब डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, डिफरेंशिएट करना आता है एल डैश थीटा, डिफरेंशिएशन करो इसका, तो डिफरेंशिएट जब करोगे, एक तो मुझे एक मिनट, अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तुम्हें ये क्या है, इसका आंसर क्या दे रखा है, ये तो चलो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मुझे मैक्सिमाइज करना है, चलो अभी देख लो, तो 4 टाइम 1 बाई थीटा माइनस, हाँ आंसर है 0.50 जी 0.50, क्यों है अभी आपको समझ आएगा, देखिए प्लस, सो 1 बाई थीटा 1 बाई यहाँ है 1 माइनस थीटा log ए अपॉन ये 1 बाई का प्लस हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करना आता है, a अपॉन u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करो, तो v का स्क्वायर, मतलब कहाँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं सिंपली जैसे हर बार करते वैसे तो कर रहा है। यहाँ से u का डेरिवेटिव 2 1 माइनस v, सॉरी u का डेरिवेटिव v का एज इट इज माइनस
v का डेरिवेटिव और u ये आ गया, और ये एज इट इज समेशन लॉग xi i फ्रॉम 1 to 4 है ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। अब आपका क्या है, बस क्वेश्चन देखे आंसर आ जाना चाहिए ऐसा। तो ऐसा सपने में होगा, एग्जाम में मेहनत करने पड़ते हैं। तो 1 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो 1 बाई थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, सो 4 अपॉन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, इसका एलसीएम लो, प्लस उसको सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कैंसिल, माइनस 1, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। मुझे ये समझाओ, थीटा आपका क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच है। तो मुझे बताओ, अगर मैं पुट करूंगा वैल्यू यहाँ पे, सर यहाँ पर से लॉग का वैल्यू पुट करने से सर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हमें उसका क्या टेंशन है। ये फंक्शन जो है थीटा हमारा क्या है, लेस देन 1 है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमें उससे कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा, इसको मैं 0 पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो निकाल पाएंगे आप? अगर मैं इस 0 पुट करने से इंफिनिटी हो जाएगा सर। क्या इंफिनिटी हो जाएगा, कौन इंफिनिटी हो जाएगा? तो देखिए सर 4/θ/1 माइनस थीटा, तो वो तो इंफिनिटी हो जाएगा। किसको 0 पुट करना है? सर आप तो बोल रहे थीटा का वैल्यू 0। थीटा का 0 नहीं पुट करना है, एल डैश थीटा को 0 पुट करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। थीटा तो हाफ से थीटा तो हाफ से 1 के बीच है, तो यहाँ से अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू निकल के, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर वहाँ पर जो आया था उससे सर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। लॉग एक्स आई का समेशन दिस अपॉन 1 माइनस थीटा इक्वल टू -4 अपॉन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। ये 1 माइनस थीटा एक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, कहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, तो एक कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, वहां से आंसर आ जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगी वहीं पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा टाइम समेशन लॉग एक्स आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू -4 इंटू 1 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा एक साइड करके हमें कैलकुलेट कर लेना है वैल्यू थीटा की। तो यहां से सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये आ जाएगा -4 + 4 थीटा, ये आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, -4 + 4 थीटा। उसको इधर बुलाओ, या थीटा वाले को उधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, सो इसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा, somehow I need to solve। तो ये आ गया आपके पास, थीटा वाला एक साइड ले आओ, बाकी टर्म्स एक साइड। तो मैं 4 थीटा को इधर बुला लेता हूं, ठीक है। 4 थीटा जब इधर बुलाऊंगा तो क्या बनेगा, थीटा कॉमन ले लो, तो समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to -1 इक्वल टू -4। ठीक है, हाँ मैं बोलूं इसमें? हाँ बताइए। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या करना है ना, जो थीटा का वैल्यू आएगा हाँ वो एक्चुअली इस रेंज में आएगा नहीं, जो हमारे पास दिया है, जो रिक्वायर्ड रेंज 0.52। हाँ ठीक है, तो हमारा आएगा उससे लेस देन आ रहा है, 0.23 समथिंग आ रहा है। यस, तो उससे नियरेस्ट वाला जो भी पॉइंट होगा वही लगेगा, इसका मतलब हमारे पास वो 0.5 ही इस टाइम में लेगा। यस यस, उसका उदाहरण मैं बताता हूँ, शुरू में ही दिख जाता, वो शुरू में ही दिख सकता था, क्योंकि वहां पे हम जो डेरिवेटिव निकाले हैं ना, अगर मैं थीटा रख के चेक करूं तो आपको पता चलेगा कि वो फंक्शन जो है ना, आई थिंक डिक्रीजिंग या कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देखो ये फंक्शन उस इंटरवल पे आई थिंक डिक्रीजिंग आएगा, तो डिक्रीजिंग आएगा तो वैसे ही दिख जाएगा। सो यहाँ से दिस आ गई, अब वैल्यू आप पुट कर लीजिए, इसमें क्या कीजिए, जो एक्साइज है उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, और कैलकुलेटर से देखिए इसका वैल्यू जैसे बता रहे हैं वो कुछ आउट ऑफ रेंज आएगा, है ना। मेरे हिसाब से 0.2684। हाँ बस इसको कैलकुलेट 0.26 है ना। अब
अब ये कीजिए कैलकुलेट वाइज, यानी आप कैलकुलेट, आपको x1 x2 x टोटल आ रहा है थीटा का ये ना हाँ। तो 0.26 जैसे अगर आपके पास आ गया तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा उस इंटरवल में जो हमें दे रखा है, तो मतलब मैक्सिमा मिनिमा उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे ही होगा। और अगर आप यहाँ देखते ठीक से ना, जो मैं कह रहा था कि यहीं पे अगर मैं जो डेरिवेटिव निकाल रखा हूँ यहाँ पे, अगर आप ये ध्यान से देखो, सो ये जो वैल्यू है इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अच्छा बाद में सिंप्लीफाई तो किया था इसको मैंने, इसको नहीं, ऊपर वाले को जो पहले हमने निकाल रखे यहाँ पे ना, ये वैल्यू। सो ये जो वैल्यू है जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास, पहले जो मैं लिख रहा था शुरू में ही, तो ये फंक्शन अगर आप देखोगे तो डिफरेंस, ये जो डेरिवेटिव है वो क्या है, अच्छा इसी को देख लो, ये देख लो, अगर आप ये फाइंड करो इस इंटरवल पे, थीटा को मैं 1/2 रख देता हूँ, मान लो थीटा को अगर आप 1/2 रखोगे तो क्या आंसर मिलेगा इसका, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये देखो क्या आएगा, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो मोर देन नेगेटिव आएगा सर, है, नेगेटिव आएगा लॉग समेशन एक्स आई। थीटा को 1/2 रख के, है ना, तो नेगेटिव आया ना, तो एल डैश थीटा लेस देन, अभी एल डैश मैंने निकाला आपके हाफ, वो लेस देन 0 आया, एल डैश 1 निकालो जरा, तो 1 पे आपको दिख रहा होगा इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जब थीटा 1 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये है मेरा, जब थीटा 1 को अप्रोच करेगी तो 1 माइनस थीटा जो है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, देखो तो यहाँ से क्या आएगा, तो इसमें ग्रेटर देन 0, नहीं नहीं इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, हाफ इस 1 तो 0 हो रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो फिर इंफिनिटी तो हो जाएगा, दोनों इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर भी तो इन्फिनिटी है, हाँ दोनों ही इंफिनिटी हो रहा है। सर साइन चेंज बस देखना है ना हम लोग को। हाँ 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 तो चेंज तो हो ही रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है और एक दे रहा है 1/2 से ग्रेटर पॉजिटिव, मतलब इंफिनिटी टाइप, मतलब पॉजिटिव दे रहा है। थीटा जो है ये 1/2 और हमारा 1 के बीच देखना है, तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जैसे 1/2 से आगे जाएंगे ना, देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी ना, कुछ ऐसा नेगेटिव और इन्फिनिटी आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, तो वो उससे डिसाइड कैसे होगा कहाँ अप्रोच कर रही है, उसके लिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो, तो वो थोड़ा सा करते हूँ कैलकुलेशन में, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करो कि 1/1 माइनस थीटा आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस थीटा जो ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 4/थीटा प्लस, सर वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना बाइनोमियल के 1/2 पे हमेशा मैक्सिमम देता है, तो हाँ। यहाँ पे 1/2 वाला जो भी होगा 1/2 पे तो मैक्सिमम जो भी रहेगा, उसके बाद 1/2 से ग्रेटर ले चाहे लेस ले, वो तो हाँ मतलब यहाँ मैक्सिमा जो मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि दिस इज मैक्स, ये जो फंक्शन है ना इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1/2 है, बस वो समहाउ प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू 1/2 पे मैक्सिमम होगी वैल्यू। ये तो 0 पे चली जाएगी ना, जैसे 1 कर रहे थे तो 0 पे इन्फिनिटी पे, तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, अच्छा हम डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, तो अगर मैं थीटा स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या होगा, 4 × 1 माइनस थीटा, ये निकाल लेता हूँ बाहर में, तो यहाँ से क्या होगा, देखो हालांकि यहाँ पे देखो सिंपल, तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट उस रेंज से बाहर निकला, तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगा, आपने देखा है ना, कोई फंक्शन अगर मुझे इंटरवल दे रखा है तो अगर क्रिटिकल पॉइंट जो आई है वो इंटरवल में नहीं आया तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट पे, नहीं क्रिटिकल पॉइंट तो आउट ऑफ रेंज आ गया ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये आउट ऑफ रेंज है, तो हमें मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगी जब इंटरवल दे रखा होता है, तो एंड पॉइंट पे, जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट पे,
तो ये हाफ इस इंटरवल में है, 1 नहीं है, तो ये हाफ पे ही मैक्सिमा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कैलकुलस में किए ना हमने, जहाँ पे एंड पॉइंट दे रखा होता है, तो क्या करते हो आप, इंटरवल दे रखा होता है, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर देखते हैं किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल, मतलब अगर क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल में आया तो कंसीडर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और उसके बाद एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करके जहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा वो हो जाएगा। तो इसलिए हाफ पे ये मैक्सिमा देगा आपको, इसका आंसर हाफ पे मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ थीटा को हाफ रख दो, देखो क्या आंसर आता है। अच्छा हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू हाफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। सो सिर्फ देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल में, यहाँ देखो आप 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो हाफ के पे मैक्सिमा मिल जाएगा, है ना। सो एमएलई इसका जो आएगा वो थीटा का एमएलई हाफ आएगा। अब उसको मैं जस्टिफाई कर रहा था, मैं देखो बता देता हूँ जो कहना चाह रहा था, उसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा और प्लस समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to 4। अब ये बताओ, यहाँ जो मैं कह रहा था x को हम थीटा रखते हैं, थीटा को 1 रखते हैं, तो मैं ये पूछ, अब तुम लोग ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं इसमें थीटा टेंस टू 1 रखने पे ये कहां अप्रोच करेगी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। कैसे? सर प्लस इंफिनिटी माइनस में क्या फर्क पड़ता है सर, इंफिनिटी हो जाएगा। अरे फर्क पड़ता है, वही देखना नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता है। वो साइन चेंज का है तो देखना है। हाँ वही तो देखना है कि मैंने कहा देखो हाफ पे आपका जो आंसर आया वो नेगेटिव आया है, 1 पे क्या होगा, ये पूरे इंटरवल में नेगेटिव होगा। ये जो एफ एल डैश थीटा है ना, ये स्मॉल एल डैश थीटा नेगेटिव है पूरे इंटरवल में। अब ध्यान से देखो मैं जो कहना चाह रहा था, जब थीटा टेंस टू 1 लोगे तो ये 0 हो जाएगी, क्यों, 1 माइनस थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगी। और ये लॉग एक्स आई क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। हाँ क्योंकि x की वैल्यू 0 1 के बीच है, तो log 1 0 होता है, तो x की वैल्यू जो 1 से कम होगी तो log नेगेटिव आंसर देगा, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। 5.44 हाँ 455। तो ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और ये 1 जब थीटा को 1 रखो इंफिनिटी हो रहा है, तो प्लस इंफिनिटी इनटू सम नेगेटिव नंबर क्या होगा, सो माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं बस यहाँ प्रूफ ये करना चाह रहा था कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल हाफ टू 1, ये बस मैं प्रूफ करना चाह रहा था। यहाँ पे जो डोमेन मुझे दे रखा है यहाँ पे उस इंटरवल में लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है। और ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन जैम में किए हैं कि जहां मुझे इंटरवल दे रखा है तो फंक्शन जहां सपोर्ट में पैरामीटर इन्वॉल्व होता है तो वहां एमएलई ऐसे तो निकलता है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन जब डिक्रीजिंग है हाफ से 1 में तो ग्राफ ऐसा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे, मान लो हाफ से 1 में, तो मैक्सिमम तो मुझे हाफ पे ही मिलेगी। सो एल थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 इज द एमएलई, ठीक है। तो ये मतलब कंक्लूजन हुआ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जी यहाँ हमने ये प्रूफ किया है। मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे ये समझाओ, ये जो x1 x2 xn है ये यूनिफॉर्म 0 थीटा से आता है, तो मुझे ये बताइए यहाँ पे एमएलई क्या आता है थीटा का, क्यों ऐसा होता है, क्यों आता है 100 कैसे कैसे आता है, कोई मुझे समझाओ ये आया कैसे। सेम रीजनिंग यहाँ लगाया मैंने, अब जिनको ये क्लियर है वहां भी समझ आ जाएगा। तो मैंने ये दिखाया कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये लाइक्लीहुड फंक्शन है और ये इसका डोमेन है हाफ से 1, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब किसी इंटरवल में, कोई इंटरवल a to b है, फंक्शन डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में, इंटरवल a to b है, तो मुझे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिलेगी, a पॉइंट पे। यहाँ आपका a पॉइंट क्या है, हाफ, तो हाफ इज द एमएलई। अब ये चूंकि डिसाइड करना था फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके लिए इतना कुछ करना पड़ा मुझे। और जब इंटरवल दे रखा होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन पता है, इंटरवल दे रखा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन
किसी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम हो जो इस बीच में आता हो। तो पहले तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, सो पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, फिर पता चला जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता है। ये क्वेश्चन कैलकुलस में भी आते हैं, आपके मैथ्स पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि फंक्शन दे रखा है, डोमेन दे रखा है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट अगर बिलोंग करता है इंटरवल में तो कंसीडर करते हैं, नहीं तो इग्नोर करते हैं उसको। फिर क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को इंक्लूड करके हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिस पे लार्जेस्ट वैल्यू आई दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, इग्नोर किया हमने, तो मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट पे ही होगा। तो अब ये देखना था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सिंपल हमने डेरिवेटिव को चेक किया, यहाँ डेरिवेटिव पता चला कि ये जो साइन स्कीम, ये साइन स्कीम लगाया मैंने, किसका साइन स्कीम, एल डैश थीटा का। तो ये जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है इस इंटरवल में। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है इंटरवल में तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा एक्स की, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू देगा। तो हमें वही थीटा चाहिए जिस पे लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए। तो थीटा इज 1/2 जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन देगा। तो थीटा इज 1/2 इज एमएल, हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये 7th क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, तो बीच में ये उसी में टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये तो अभी वो चल रहा है। ये जो 7th क्वेश्चन की जो स्टोरी है ये भी कहीं कहीं रैंडम वेरिएबल से रिलेट किया है, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो भी नॉन पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चंस है ना वो कहीं ना कहीं रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछा, डेटा उठा के रिस्पॉन्डिंग नहीं पूछा है ना। तो जो पिछला क्वेश्चन 54 हमने सॉल्व किया है वो भी t+1 का डिस्ट्रीब्यूशन, वहां चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सैंपल का, तो t+1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आ जाएगा, मीन था n × n+1/4 और वेरिएंस n n+1 to n+1/24। तो उससे t+1 का डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर उससे स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करके आंसर आ गया। फिर दूसरा जो क्वेश्चन अभी जैसे ये है, अब यहाँ भी ये जो केंडल्स टाउ कोएफिशिएंट है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, तो वैसे इन्होंने रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में ही पूछे हैं। यहाँ डेटा पॉइंट देता फिर उसका एक अलग प्रोसीजर था, हम लोग कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में है। तो इसका जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था ये ठीक है, आंसर इससे सही आएगा, लेकिन इसके पीछे की अगर आपको स्टोरी जानना है कैसे आया तो इसका थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो इसकी जो थ्योरी है तो इसकी ये डेफिनेशन है ना। कुछ रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा ये ना, तो कुछ आप गूगल करोगे, वैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं उसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो डिफाइन कर रखा है लोगों ने, तो प्रॉपर आंसर जो मैं सॉल्व करके ऑलरेडी सॉल्यूशन भेज रखा है इसका, तो सॉल्यूशन तो वही होगा, लेकिन पीछे की स्टोरी क्या है तो वो देख लो आप। तो ये जो डेफिनेशन लोग लिखते हैं बुक में, उसका डेफिनेशन ये लिखते हैं लोग कि पहले इसका मैं थ्योरी बता देता हूँ फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। सो हमें ये जो आपका केंडल्स है ना, टाउ जो है इसका ना, टाउ नाम है, ये नोटेशन है इसका, तो इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशन है, ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, इसको हम ये भी बोल रहे थे। हमने जब क्लास में किया था तो इस नाम से किया था, केंडल्स क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, हाँ रैंक है ना, केंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है। तो इसका जो डेफिनेशन लोग लिखते हैं रैंडम वेरिएबल के टर्म सेंस में, जो लिखता है कि मान लीजिए आपके पास एक रैंडम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x1, x2 बोल दीजिए। सो बाईवेरिएट नॉर्मल है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा, ठीक है। एंड ऑल्सो y कोई आपका y1, y2 होगा n2 म्यू एंड सिग्मा, मतलब x1 x2 IID है, x1 सॉरी x एंड y जो है आर IID बाईवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है।
तो ये लोग क्या करेंगे, जो डेफिनेशन है सो हाउ ये रैंडम वेरिएबल x1 x2 है, हमें उसके बीच का चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, केंडल्स टाउ या केंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक्चुअली आपको याद होगा ये डेटा पॉइंट्स हमें दिया होता है, हमें क्या होता है क्वेश्चंस में, हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, लेट्स से x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn, इस तरीके से डेटा पॉइंट दे रखा है, n डेटा पॉइंट है। अब इसमें हम लोग फाइंड कर रहे थे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका। तो उस केस में हमारे पास क्या है, तो अभी मैं x1 या ऐसा कर सकता था, मैं x1 y1 x2 y2 कर सकता था इसको, लेकिन वैसा मैं लिख रहा हूं। तो इस केस में जो आपका आंसर आता है, जो लोग डिफाइन करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स या वही केंडल्स टाउ डायरेक्टली, तो उसका जो फॉर्मूला लोगों ने डिफाइन कर रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन ऑफ, ये फॉर्मूला है x1 माइनस y1 इंटू x2 माइनस y2। ये साइन मतलब साइन समझ आता है ना आप लोगों को, ये इसका साइन, दिस, ये डेफिनेशन है, समझिए। तो x1 कौन सा है, ये पहला रैंडम वेरिएबल, y1 ये वाला है, x2 मतलब ये समझिए आप। अगर हम यहां से लिखते आगे, ये जो x वेक्टर माइनस y वेक्टर करता मैं, तो ऐसा बनता x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2। अच्छा, ये किसके बीच निकाल रहा हूं मैं, तो ये निकल रहा है बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। ये फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डेटा पॉइंट उस तरह से होगा ना, x, y, बाइवेरिएट है ना, x y टाइप का, इस तरीके से। इसको फर्दर ओपन करो, तो इसको फर्दर, आपको साइन ओपन करना आता है, साइन फंक्शन मतलब सिग्नम फंक्शन, हाँ मॉड्यूलर, जैसे मान लीजिए सिग्नम फंक्शन ऑफ x, -1 +1 और 0 होगा। जी जी, -1 0 1, जब x पॉजिटिव है तो 1 होगा, जब x नेगेटिव है तो -1, 0 है तो 0 और पॉजिटिव है तो 1, तो ये सिग्नम फंक्शन है। तो उसी तरीके से ओपन कीजिए, क्या बनेगा ये, तो ये जो रैंडम वेरिएबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, इसका ये रैंडम वेरिएबल ही तो है, लेट्स से इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ w एग्जांपल के लिए। सो w क्या है आपका यहाँ पे, व्हाट इज दिस w, w मैंने किसका नाम दिया है, w मैंने नाम दिया है सिग्नम फंक्शन ऑफ दिस टर्म, x1 माइनस y1 इंटू x2 माइनस y2। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 1 लेगा या -1 लेगा, 0 छोड़ देते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर चाहो तो लिख सकते हो आप, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज पॉजिटिव 1 एंड इफ दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव 0 हो जाएगा। और एक बार और इसको लिख लो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, सो जब इक्वल टू 0 है तो ऐसा है, नेगेटिव है तो ऐसा है, यही चीज है। अब इसका एक्सपेक्टेशन आप कैसे निकालेंगे, तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं इसका, सो हाउ डू यू फाइंड एक्सपेक्टेशंस, निकाल सकते हैं ना एक्सपेक्टेशन इसका, हम इस तरह के रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कैसे, फॉर्मेट में है सर। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो e ऑफ w जो आ जाएगा, w के पास 3 वैल्यू है, w डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, w इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके सपोर्ट में 3 वैल्यू है, 1 0 -1। तो 1 कब होगा, तो ऐसे लिखेंगे ना आप कि 1 इंटू प्रोबेबिलिटी w बीइंग 1, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी w बीइंग 0, -1 इंटू प्रोबेबिलिटी w बीइंग -1, ऐसे ओपन करेंगे। अब सिंप्लीफाई, w 1 कब है, तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, दिस इज पॉजिटिव, ये बाहर माइनस है, दिस x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 नेगेटिव। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। सो आप ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ टाउ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, जस्ट कंटिन्यूइंग टाउ, ये टाउ ही चल रहा है मेरा, मैं वही से कंटिन्यू किया हूँ यहाँ से।
जस्ट टाउ। मैं फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव कर रही हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला आया। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लेकर सॉल्व तो कर ही दिया मैंने, तो बस फॉर्मूला आया कैसे। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो होगा क्या, देखिए हमारे पास जो x1 x2 है वो बाइवेरिएट नॉर्मल है, तो आप जानते हैं बाइवेरिएट नॉर्मल जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। तो अब समझिए आप यहां से, so x1 you have normal mu1 comma sigma 1 square, x2 you have normal mu2 comma sigma 2 square, same y1 है, y1 is normal mu1 sigma 1 square, y2 is normal mu2 sigma 2 square, क्योंकि xy IID था, है ना, तो ये दोनों मिलके बाइवेरिएट नॉर्मल था, ये दोनों मिलके बाइवेरिएट नॉर्मल था, ठीक है ना। तो xy आर IID, दिस आई, तो x1 y1 के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा x2 y2 के। अब मुझे बताइए आप, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस x1 माइनस y1, क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड x2 माइनस y2 निकाल सकते हैं ना। नॉर्मल v1 माइनस, हाँ वो दोनों इंडिपेंडेंट है, x1 y1 इंडिपेंडेंट है, तो ये x1 है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब IID लिया था ना, xy IID है, इंडिपेंडेंट भी तो है। सो नॉर्मल 0 2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, नॉर्मल 0 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। आइए इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, √2 सिग्मा 1 √2 सिग्मा 1 √2 सिग्मा 1 √2 सिग्मा 1, सो दिस रिड्यूसेस टू z1 z2 मोर देन 0 माइनस z1 z2 लेस देन 0। और आपको याद होगा मैंने इसी से सॉल्व किया था, और वहां पे z1 z2 नहीं लिखा था क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो मैंने xy लिख के ही सॉल्व कर दिए थे। तो आपको याद होगा मैंने इसको जो आपका सॉल्यूशन भेजा था ग्रुप में, x इंटू वाई, यही करके सॉल्व किया था ना, देख लो। तो z1 z2 की जगह xy करके मैंने सॉल्व किए थे। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं दोबारा, देख लो। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके आ गया, जहां पे z1 क्या है, z1 is normal 0 1, z2 is normal 0 1 and they are independent, है ना, इंडिपेंडेंट होगा ही, इंडिपेंडेंट। नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया है, z1 z2 का टर्म लिख दिया। नॉर्मल 0 1 नहीं होगा ना, क्यों, हमने ब्रेक कर दिया, उसको डिवाइड किया, बीच का स्टेप दिखाया नहीं मैंने। अच्छा मैंने बीच के स्टेप आपको दिखाए नहीं। ये जो है z1 मैंने इसको लिया हुआ है x1 माइनस y1 अपॉन √2। अच्छा ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना, x2 माइनस y2 अपॉन √2 सिग्मा, चेक कीजिए आप, सिग्मा 1 सिग्मा 2 चेक, मैंने ये लिया है, तो ये नॉर्मल 0 1 नहीं हो जाएगा, चेक कीजिए। जो x1 माइनस y1 आपका नॉर्मल 0 2 सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो मैंने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया है दोनों को। तो यहाँ डिवाइड किया मैंने, दिखाया नहीं आपको, मैं बोलो मैं बीच कैलकुलेशन छोड़ा हूँ, इसको √2 सिग्मा, इसको √2 सिग्मा 1 √2 सिग्मा 2 से डिवाइड कीजिए, √2 से डिवाइड कीजिए। अच्छा यहाँ इंडिपेंडेंट कौन कौन था, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं भी गलत है ना हमारा ये, हाँ तो ये बाइवेरिएट मतलब x1 y1 तो नॉर्मल है, तो फिर सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड होगा, क्यों, कौन सा, वो x1 y1 into x2 minus y2, वो तो फिर सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड होगा। जी जी वहां वही हुआ है, मैं दिखा देता हूँ करके, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, देखिए वहां वही हुआ है। सी यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, इसको आप x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, तो √2 सिग्मा 1 √2 सिग्मा 2 मोर देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी, सेम चीज यहां भी हुआ, आप देख लीजिए, आप समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, z1 z2 लेस देन 0, इसका नाम मैंने z1 रखा, इसका नाम मैंने z2 रखा है। So finally
this reduces to probability z1 into z2 more than 0 minus z1 into z2 less than 0, and this z1 z2 are not independent. Why? Because बाइवेरिएट नॉर्मल में ये जो x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल है, क्या ये x1 x2 इंडिपेंडेंट होता है हमेशा? जरूरी थोड़ी है ना? x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने बोला ये आईआईडी है, x वेक्टर y वेक्टर आईआईडी है, तो x वेक्टर y वेक्टर इंडिपेंडेंट वो है ना। तो एनीवे दिस इज अ प्रूफ। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप, इनमें कुछ समझ नहीं आया तो मेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज द डेफिनेशन और यहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, देख लीजिए। तो अब सीधा सीधा मैं आता हूं क्वेश्चन पे, तो आपका आंसर क्या होगा इसका? तो एक्चुअली यहां भी कोइंसिडेंटली क्या है ना, आपका xy नॉर्मल 0 1 ही बना रहा है ना, जो x है वो नॉर्मल 0 1 ही है और y जो है वो नॉर्मल 0 1 ही है। तो इसी के साथ मैंने कैलकुलेशन कर दिए थे। हालांकि जो z1 है वो इसके साथ आइडेंटिकल होगा ना, z2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो अब आप उससे कर दो सॉल्व। तो चूंकि टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया, z1 into z2 more than 0 माइनस z1 into z2 less than 0। और ये वही बोल रहा हूँ कि z1 जो है इसके साथ आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, हालांकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तुम छोड़ सकते हो इसको, वो चीज है, बट ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व कर दो। तो इसी को हम ऐसा भी लिख देंगे बाद में, क्योंकि वो नॉर्मल 0 1 ही है, तो उस तरह से। सो सॉल्व करूँ या समझ आया था कैसे किया था मैंने वहां पे? देखो, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं z1 z2 से ही कर देता हूँ सॉल्व। तो यहां से आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव होगा, z1 इज पॉजिटिव, z2 इज पॉजिटिव और z1 इज नेगेटिव एंड z2 इज नेगेटिव। पहला टर्म तो यही बता रहा है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब z1 z2 दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। आगे माइनस z, अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो z1 पॉजिटिव है तो z2 नेगेटिव होगा, और z1 नेगेटिव है तो z2 पॉजिटिव होगा। ये चीज है, तो इसी को एक्सपैंड किया मैंने। अब आगे देखिए आप, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। z1 z2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, z1 z2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होता मैं ब्रेक कर देता सीधा सीधा, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है तो यू कैन नॉट ब्रेक। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला कि x a to b है और y c to d है। कॉन्टिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, तो मतलब कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस इक्वलिटी का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस में इसमें। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। सो इसका फॉर्मूला याद है आपको, एफ एक्स वाई ए सी, एफ एक्स वाई बी डी माइनस एफ एक्स वाई ए सी बी डी। फिर अब लेंगे ए के साथ डी, एफ एक्स वाई अब लेंगे बी के साथ सी। ये है फॉर्मूला जॉइंट के सीडीएफ कैलकुलेट करने का, जॉइंट सीडीएफ की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालने का। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग जॉइंट, है ना। इसी का यूनिवेरिएट वर्जन आप सबको पता ही है। इसी का जो यूनिवेरिएट वर्जन है यही है। तो इसको आप लिखते हैं सीडीएफ एट बी माइनस सीडीएफ एट ए। सो सीडीएफ को यूज करके ये सब में वैलिड है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड दोनों, यही है। तो अभी इसको यूज करेंगे हम, देखिए। इधर डायरेक्ट कोई मतलब थ्योरम नहीं है इसका? किसका? ये जो क्वेश्चन है इससे वो डायरेक्ट थ्योरम तो नहीं है है ना, जो लास्ट में मैं निकालूंगा वो रट्टा मार दीजिए आप, वही थ्योरम है। तो थ्योरम हम बनाते हैं ना अपने सुविधा के लिए। जितने थ्योरम्स बुक में क्यों बने हुए हैं हमारी कंफर्ट के लिए तो है, तो आप नया थ्योरम बना लो, उसमें क्या है, वो रट्टा मार दो। कितने थ्योरम रट्टा मारोगे, क्वेश्चन ये है ना, कितने रट्टा मारोगे आप। अब हर क्वेश्चन पे एक थ्योरम आप बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ब्रेक कीजिए इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक नोटेशन दे रखा है, देखो यहाँ इन्होंने एक नोटेशन दे रखा है ना कि इनका 5 रो 0 0 मतलब x लेस देन y लेस देन, यहाँ x y आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल 0 1 ही है। तो ये नोटेशन इन्होंने 5 रो लिख रखा है इसके लिए, तो वही आएगा, बाद में यही निकल के आ जाएगा। जैसे इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दोनों लेस देन 0 है ना, तो इसको तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, है ना, 5 0 0। और कौन सा है ये, इसका नहीं लिख सकते,
बाकी को ओपन करना पड़ेगा। चलो ओपन करते हैं, बताओ उसी फॉर्मूले से, या कर लोगे बताओ, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो यहाँ पे हाँ जी, जिनका डाउट है बताइए, प्रॉब्लम ही आपका डाउट है नहीं, सॉल्व करूं या समझ आ रहा है क्या करना है? तो या सॉल्व करूं या कर लोगे? सॉल्व कर दीजिए सर पूरा। हाँ सॉल्यूशन तो मैंने भेज भी रखा है ग्रुप में, लेकिन वो है कि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे हर बार आप बिगिनर हो। मैं हर बार कहता हूँ जो रिवीजन नहीं कर रहा है वो हर बार बिगिनर है ना, क्योंकि आप 2 महीने बाद स्टार्ट करोगे तब भी आप वहीं थे जहां 2 महीने पहले थे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस को रिपीटेडली सॉल्व नहीं कर रहे हो भाई, तो हर बार आप बिगिनर हो। और अगर मैंने कर दिया, आप ये मान लिए कि आपका भी हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक आपका पेन नहीं चल रहा है, खुद से आप सॉल्व नहीं कर रहे हो उसको, तब तक आपको समझ आया इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको लगा कि आपको समझ आ गया, लेकिन खुद सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व हो ही नहीं रहा, और 2 महीने बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। ये है, तो अभी आपको समझना पड़ेगा खुद से सॉल्व करके कहाँ दिक्कत है उसको दूर करो। जैसे अभी मैं करा रहा हूँ, इसको खुद से करके देखो कि आप सॉल्व, आपको समझ आ रहा है स्टेप, तो आपको समझ आएगा यहाँ से ये कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ, मैंने वही तो समझना है कि कैसे कैसे हर स्टेप पे मूव हुआ। देखिए तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो Z1 Z2 के बजाय यू कैन राइट XY, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि XY भी नॉर्मल 0 1 है, Z1 Z2 मेरा नॉर्मल 0 1 है, तो आप XY के साथ चल सकते हो। तो इसको देखो, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो Z1 Z2 की जगह XY लिख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो X है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है Z1 के क्वेश्चन में, Y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है Z2 के, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से इसको ठीक से लिखो, इसको ठीक से, मैं Z1 को X लिख देता हूँ। तो यहाँ X जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक है, वो Z2 को Y लिख देता हूँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है और किससे छोटा है, इन्फिनिटी से। ठीक है, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म तो हमें क्वेश्चन में बता ही दिया है कि 5 रो 0 0 है, ये तो क्वेश्चन में बता ही रखा है। एक्चुअली ऐसा मुझे सबको बनाना है, ऐसा मुझे इन सबको ब्रेक करना है, ताकि मैं इसके टर्म में आंसर, इसी के टर्म में ऑप्शन है। तो पहला टर्म लिख दिया, तो तीसरा टर्म देखिए, तीसरे टर्म को भी लिखूंगा, तो Z1 को X लिख रहा हूं मैं, सो मोर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, और ये Z2 जो है लेस देन 0 है तो मोर देन माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि, और लास्ट वाला जो है इसको ऐसे लिखेंगे, तो Z1 को मैं X लिख रहा हूं, तो X लेस देन 0 मोर देन माइनस इन्फिनिटी, और Y जो है मैं इसको लिख रहा हूं, Z2 को Y, सो मोर देन 0 लेस देन प्लस इन्फिनिटी। सी, अब बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला अपना ध्यान रखो कैसे बना है, आप देखो ध्यान से, कोई ट्रिक नहीं है। ये पहला एक साथ आया, दूसरा एक साथ आया, तो प्लस आया इसके साथ। जब फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है, जब लास्ट और फर्स्ट ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में प्लस, लास्ट में प्लस, फर्स्ट लास्ट में माइनस और लास्ट फर्स्ट में माइनस, 4 पेयर बनेंगे, ABCD का 4 पेयर बनाए। कहाँ प्लस माइनस लगे अब ध्यान रखना है, देखिए ये यहाँ पे करूंगा मैं। सो पहला मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो फर्स्ट वाले को, सो फर्स्ट वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो यहाँ क्या है, फर्स्ट, सो CDF ऑफ XY एट 0 0। ठीक, अलदाउ ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो उसके हिसाब से अभी चलो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो CDF ऑफ XY एट 0 0 प्लस CDF ऑफ XY एट इन्फिनिटी, उसी फॉर्मूले से, माइनस, इसी को ओपन करेंगे 4 टर्म बनेगा, CDF ऑफ XY, अब फर्स्ट लास्ट, तो 0 और प्लस इन्फिनिटी, माइनस लास्ट और फर्स्ट, CDF ऑफ XY एट प्लस इन्फिनिटी एंड 0। तो ये सिर्फ इसको ओपन किया है, सिर्फ इसको अभी ओपन किया हमने, ये 4 टर्म आए। ठीक है, देखिए आगे अगला प्लस, तो ये तो ऐसे रखो, ये तो 5 रो 0 0 है, अल्लाह ये वही बन के आया है जो हमारा है ना, क्योंकि इसको भी लिख तो वही रहता है ना, लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वही वाला टर्म है, तो जहां भी 0 0 आ जाए आप वो कर सकते हो। चलो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, अब तीसरे, इसको ओपन कर दो, माइनस के साथ है, तो माइनस में ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सेम यहाँ होगा, फर्स्ट तो 0 माइनस इन्फिनिटी, फिर लास्ट इन्फिनिटी 0, फर्स्ट लास्ट 0 0, फिर लास्ट फर्स्ट, तो लास्ट और फर्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
ये हो गया, तीसरा टर्म ओपन हो गया। सो पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाले को ओपन करना है। देखो ये फोर्थ वाले को लिखता हूं मैं। सेम यहाँ पे भी होगा, CDF ऑफ एक्स वाई एट माइनस इन्फिनिटी 0, CDF ऑफ एक्स वाई एट 0 इन्फिनिटी माइनस CDF ऑफ एक्स वाई एट लास्ट फर्स्ट, तो माइनस इन्फिनिटी 0 एंड माइनस, यहाँ से ना पहले ये लिया है, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हमने लिया था दिस यहाँ पे, दिस यहाँ पे, अब इसके साथ पहले के साथ लास्ट लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी के साथ प्लस इन्फिनिटी और फिर इसके साथ ये लास्ट फर्स्ट 0 0। देख लो अब ठीक से कैलकुलेशन करने हैं आपको बस। अब देखो अब ठीक से, तो यहाँ से कहाँ तक पहुंचे हम, टाउ चाहिए मुझे, टाउ इज इक्वल टू, तो ये जो एक्स वाई 0 0 है ये वही है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 y लेस देन, मतलब वही जो क्वेश्चन में जो नोटेशन यूज कर रखा है, दिस इज फाई 0 0, इसी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस इन्फिनिटी है, तो CDF की वैल्यू क्या हो जाती है, आपको याद है प्रॉपर्टीज ऑफ CDF इन टू वेरिएबल, तो दोनों इन्फिनिटी, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, y लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया। हाँ अब एक 0 है एक इन्फिनिटी है, तो ज्वाइंट CDF में जब अगर कोई एक इन्फिनिटी हो जाता है तो क्या हो जाता है, चलिए यहीं पे थोड़ा सा और स्टोरी बता देता हूँ। तो fxy में कोई भी एक इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई भी एक इन्फिनिटी हो, मतलब सॉरी कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। अगर fxy में और ये कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। अगर एक x है दूसरा प्लस इन्फिनिटी है, किसके इक्वल आता है ये, f of x के, हाँ ये हो जाएगा। और fxy ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी कॉमा y है तो fy एट y हो जाएगा, और दोनों प्लस इन्फिनिटी है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तो ये 1 हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता ही होगा, नहीं है तो आपको जानने की जरूरत है। सो यहाँ से ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप समझिए ये वाला हमने कहाँ किया, सॉरी ये यहाँ लिखा, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दिया 1। अब यहाँ पे आते एक प्लस इन्फिनिटी है तो ये CDF x का 0 पे हो जाएगा, तो ये एक्चुअली फाई 0 हो जाएगा। अब ये समझिए क्योंकि xy स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ CDF ऑफ x एट 0, x स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो फाई इज द CDF ऑफ नॉर्मल, तो ये 0, ये फाई 0 वही जो हाफ होगा, जो बाद में हाफ लिखूंगा, और ये प्लस इन्फिनिटी एट 0 तो ये भी y का CDF एट 0, तो दिस इज आल्सो नथिंग बट फाई 0। अब सिंगल 0 अलग है, डबल 0 अलग है, इसकी वैल्यू हाफ नहीं होती है। तो यहां से आएगा, यहां तो हो गया ना, अगला है फाई 0 0, ठीक है। अब कहां तक पहुंचे हम, 1 2 3 ये लिख लिया। अब इसकी वैल्यू यहां से देखो, तो माइनस के साथ में लिखता हूं, माइनस ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट में रहने दो, f माइनस इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगी, यहां था ये तो प्लस इन्फिनिटी था ना, फाई 0, हाँ तो ये फाई 0 हो गया, ये दोनों 0 है तो ये वही नोटेशन चलेगा फाई 0 0 वाला डबल वेरिएबल का, और माइनस वहां एक ही माइनस इन्फिनिटी हो गया तो 0 हो जाएगी, तो ये टर्म ओपन हो गया। अब लास्ट लाइन ये बचा, तो यही लिख देता हूँ इसको भी मैं, ये वाला लाइन, एक माइनस इन्फिनिटी है तो वैल्यू 0, एक भी माइनस इन्फिनिटी है 0, प्लस इन्फिनिटी तो ये x का CDF हो जाएगा फाई 0, ये एक भी माइनस इन्फिनिटी है तो 0 हो गई, यहाँ 0 0 तो ये फाई 0 0। अब जस्ट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको आप, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचा देखो, तो कितनी बार आया, एक, अच्छा अभी खोलना पड़ेगा ना ब्रैकेट तभी तो दिखेगा, चलो रहने दो, फाई 0 0 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस फाई 0 0। अब इस ब्रैकेट को खोलूंगा मैं, तो यहाँ पे ये माइनस करेगा माइनस हाफ, और प्लस में फाई 0 0, इसको खोलो
तो ये माइनस में हाफ और ये प्लस में 500। अब देख लो 500 कितनी बार आया, 4 बार है। 4 टाइम 5 बुक में ये नोटेशन यूज किया है, मतलब क्वेश्चन में। ये +1 -हाफ ये 0 हो गया पूरा, और आगे -1। चेक कीजिए ये कोई ऑप्शन है? ठीक है, ठीक है ना, तो यही आपका ऑप्शन है। सो तो यही आपका ए ऑप्शन है। हाँ, अगर एग्जाम हो आपको लगे कि आप इजीली कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप, क्योंकि मैं तो बहुत ओपन करके दिखाया था इसलिए टाइम लगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो शॉर्टकट में, उस तरह से मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बताइए नेक्स्ट, बताइए नेक्स्ट क्या था 7th के बाद इनका डाउट। अरे 10th नहीं और तो हो गया। देखो और कुछ होगा बताओ। अपडेट नहीं करते हो लिस्ट आप? सर सॉल्व करके देख लो। अब पता है दिक्कत क्या है, आपने सॉल्व किया नहीं, जो मैंने सॉल्व किया उसके बाद आपने एक बार फिर से सॉल्व नहीं किया, सर 2 बार सॉल्व किया है प्रैक्टिस के लिए। तो उसको आप डिलीट क्यों नहीं करते डाउट वाले? कौन सा अगला? सर उसके बाद है सर 36। इनका 24 भी था। हाँ जी, पता मैं 24 नहीं है डाउट आपका? सर 24 तो आपने कर दिया था। 24 ऐसे मैंने तभी कराए थे, ये इससे कर सकते हो आप यूनिवेरिएट में ब्रेक करके, और नहीं तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्लास में जो मैंने कराए होंगे वो टी स्क्वायर से, होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो एफ में चला जाता है। तो अगर यूनिवेरिएट में अगर आप कन्वर्ट करके देख लो बहुत इजीली दिख जाएगा। यहाँ चूंकि एक्स बार की वैल्यू 0 है तो वो है, नहीं तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप अगर बुक में चेक करोगे, कोई भी जॉनसन वाले बुक में देख लो, तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये लोग लिखते हैं कि मतलब टी होटलिंग टी स्क्वायर को एफ में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं सॉल्व कराया t square is equal to n into x bar minus mu। हाँ यस है ना, वो ये आप जॉनसन एंड विचर्ड वाली बुक में आपको दे रखा है सीधा सीधा, तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, जब आप टेस्ट कर रहे होते हो H0 में म्यू इज इक्वल टू मान लो म्यू नॉट है, और H1 में म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप बुक में चेक करोगे तो इसको बेटर है मैं वहां से करता हूँ, फिर बाद में इसको चेक करूंगा। तो अभी हमारा तो यहाँ 0 है, ठीक है ना, मैं इसका थ्योरी यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा ये यहीं रह गया, तो इसका जो थ्योरी है, जैसे आप वहां अगर चेक करोगे x1 x2 xn दे आर IID NP म्यू सिग्मा, ठीक है। आप टेस्ट कर रहे हो H0 म्यू वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, H1 म्यू इज इक्वल टू म्यू 1, ठीक है, नहीं नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप देखो वहां पे जो रिजेक्शन रीजन है आपका, रिजेक्ट H0 इफ वहां लिख रखा होगा टी स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू क्या है n माइनस 1 इंटू उस तरह है ना, n माइनस 1 p अपॉन n माइनस p, ये बुक में आप देख सकते हो ना, f यहां आ जाएगा p कॉमा n माइनस p कॉमा अल्फा, मतलब अल्फा ये वही अल्फा है जो मैं अक्सर जेड अल्फा काई स्क्वायर अल्फा लिख रहे थे ना, मैं जनरली क्लास में ये यूज किया हूं कि एक नंबर है f डिस्ट्रीब्यूशन में ये है ना, सो f p n माइनस p अल्फा, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना, एक ऐसा नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो ये है, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहो तो इसको इधर बुला लो, तो यहाँ बुलाओगे तो जैसे n माइनस p n माइनस 1 टी स्क्वायर
सॉरी n माइनस पी ना, सो टी स्क्वायर बाई एन माइनस वन। या अच्छा ये टी स्क्वायर पता है क्या है, जैसे चलो अभी तो टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये जो टी स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे जो टी स्क्वायर आपको दिख रहा है, दिस इज n टाइम x बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज s इनवर्स। अच्छा यहाँ पे म्यू और सिग्मा दोनों अननोन है, ये जो लिख रहा हूं मैं सिग्मा अननोन है उसके लिए s इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट ये आ जाएगा, दिस इज मोर देन इक्वल टू सेम थिंग, तो कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं, तो बोल रहा हूं दिस इज द क्रिटिकल रीजन, यही यहाँ पे है, दिस इज नथिंग न्यू, सेम चीज है, ये इसका मतलब ये है। और मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको कि अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इससे, इस टी स्क्वायर को n माइनस पी टाइम टी स्क्वायर अपॉन n माइनस वन पी, दिस इज मोर देन इक्वल टू एफ पी n माइनस पी अल्फा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एफ पी एन। हाँ यही होगा ना, एफ पी एन माइनस पी, दिस इज मोर देन इक्वल टू एफ पी एन माइनस पी अल्फा। तो ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एट द एंड वो रिड्यूस हो जाता है, तो मैं यही वहां यूज कर लेता हूं। और मीनिंग क्या है, तो टी स्क्वायर का मीनिंग ये था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये यूज कर लो वहां पे। चलो ये वाला यूज कर लेते हैं, तो क्या है वो यूज कर लो, मर्जी है तुम्हारी। तो तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा, अभी इसको देख लो। तो आपका जो क्वेश्चन है वहां पे पहले चेक करो, एक तो पहली बार तुम्हारा टेस्ट का तो वैल्यू दिया नहीं है सर। जरूरत पड़ेगा भी नहीं एफ का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, ये कोई के है, हमें तो साइज भी नहीं दिया है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, व्हाट इज नीडेड, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी वैल्यू। हाँ पी वैल्यू क्या होता है, पी वैल्यू क्या डेफिनेशन है इसका, कैसे फाइंड करते हैं? ऑब्जर्व वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन ऑब्जर्व वैल्यू गिवन ईच पॉइंट। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी इसकी, यही तो है, यही तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है आपका। और इसकी ऑब्जर्व वैल्यू मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ, देखो, तो इसलिए मैं कह रहा था इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा मैं ये लिख सकता हूँ, अभी समझो आप, रिजेक्ट एच नॉट इफ ये जो क्वांटिटी है n x बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट मोर देन इक्वल टू k, ये है क्रिटिकल रीजन मेरा, ठीक है, ये है मेरा क्रिटिकल रीजन। इसको डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए वो टी स्क्वायर एफ को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब ये थोड़ी, जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे नॉर्मल तो ऐसा लिखते थे ना, x बार माइनस म्यू का मॉड मोर देन इक्वल टू k, यही बाद में जाके रिड्यूस हो जाता है z अल्फा बाई 2। तो तुम डायरेक्टली ये लिखो या पहले ये लिखो, क्या दिक्कत है उस तरह से। तो हमें तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए, तो f की जरूरत थोड़ी है मुझे, f अल्फा की वैल्यू, वहाँ अल्फा थोड़ी दे रखा है, तो ये k चाहिए मुझे, ये कांस्टेंट चाहिए, और ये कहाँ से आ जाएगा, मुझे जो चाहिए वो तो ऑब्जर्व वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखा है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आइए, और इस क्वेश्चन में देखो, तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, मैं सीधा सीधा आंसर पे आता हूँ। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्ट एच नॉट इफ n x बार माइनस म्यू नॉट ट्रांसपोज s इनवर्स x बार माइनस म्यू नॉट मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट k। अब पुट करो सारी वैल्यूज यहाँ पे, मुझे ये म्यू नॉट क्या दे रखा है और x बार क्या है क्वेश्चन में, सो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है बताओ, p वैल्यू निकालूंगा, तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, यही टी स्क्वायर, इसी को तो बोल रहे थे, दिस इज टी स्क्वायर मोर, यही तो टी स्क्वायर है, दिस इज आवर टी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू। अब इसी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए मुझे, p वैल्यू में क्या करना होता है, p वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे तो रखा है मुझे, n की वैल्यू है 3, x बार की वैल्यू है 0, म्यू है 0, s इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 0 माइनस 0, यही तो है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या है, अब इसको मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो f बन जाएगा। इसको मैं अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, कौन से कांस्टेंट से करूं, तो यहाँ लिखा तो है वो कांस्टेंट क्या है, ये तो है वो कांस्टेंट, कहाँ गया,
इसको n माइनस पी अपॉन n माइनस वन इंटू पी, इसको उसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो वो f बन जाएगा n माइनस वन। यहाँ n क्या है, यहाँ n है 3, p क्या है, p है 2, सो n माइनस p मतलब बताओ माइनस p कितना हो जाएगा, 1 ना, 1। छोड़ो पहले तो ये बताओ, यहाँ पे पता नहीं क्या ही इन लोगों को डाउट आता है इसमें, ये 0 हो गया तो यहाँ से आ गया। अब इसको मैं टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ माइनस पी, एन माइनस पी 1 है अपॉन क्या, एन माइनस वन इंटू 2 इंटू पी ना, तो 2 इंटू 2 ये टी स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, सो ये हो गया एफ क्या होता है, पी कॉमा एन माइनस पी, सो एफ 2 कॉमा 1 मोर देन इक्वल टू 0। अंडर एच नॉट था तो एच नॉट क्या था हमारा, वो म्यू 0 रखा है इसलिए मैंने ना, अंडर एच नॉट था ना, तो ये म्यू नॉट को 0 रखना था, इसलिए मैंने म्यू नॉट को यहाँ 0 रखा है, क्योंकि अंडर एच नॉट बात करना होता है, तो म्यू नॉट वेक्टर 0 था। पी वैल्यू क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इस ऑब्जर्व वैल्यू अंडर एच नॉट, तो उससे आ गया, अंडर एच नॉट यूज तो कर ही दिया मैंने। अब ये एफ, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सपोर्ट क्या है, तो 0 टू इंफिनिटी में क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, एफ स्टैटिस्टिक्स मोर देन 0, ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया, पूरा सपोर्ट आ गया इसमें, हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए जिनका कोई डाउट है बताइए। अच्छा ये 36 था, तो इसमें डायरेक्टली ये थ्योरम था ना, बाकी यहाँ ए पीरियोडिक से काउंटर एग्जांपल मिल जाएंगे, ये ए पीरियोडिक नहीं दिया इसलिए गलत है, यहाँ भी ए पीरियोडिक नहीं इसलिए गलत है, तो दोनों का काउंटर एग्जांपल अवेलेबल है, इसका काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, ये गलत है, ये इसका भी काउंटर एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था, इन दोनों का एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, काउंटर एग्जांपल क्या था, सो इसका काउंटर एग्जांपल अवेलेबल है, उसे प्रूफ कर दो आप। जैसे काउंटर एग्जांपल अवेलेबल है देख लो, बाकी क्योंकि दोनों में ए पीरियोडिक छोड़ रखा है, तो ऐसा एग्जांपल हो जहाँ ए पीरियोडिक ना हो तो दोनों गलत हो जाएंगे, और इसका एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में लिखा था तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएंगे इसलिए ट्रू हो जाएंगे। इसका एग्जांपल भी था, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ गया, तो उसे काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, ये बनाने पड़ेंगे फिर हमें। So 37, 38. अब इसमें क्या डाउट रह गया, ये तो क्लास में कराएं। आप देखो एक काम करो, पहले आप ना मार्कोव चेन वाले जाके वीडियोस देखो, जो मैंने मार्कोव चेन पढ़ाए हैं ना वो लेक्चर्स के वीडियोस पहले आप देखो। मैंने सारे देख लिए नहीं देखे आपने, आप बैच 5 के जाके बैच 5 के वीडियोस देखो मार्कोव चेन के, उसमें हमने डिटेल में सॉल्व किया है। हाँ नहीं ये क्वेश्चन नहीं किया था आपने, अभी वीडियो चला के दिखाऊं आपको इसमें, और अगर किया होगा तो मुझे याद है मैंने क्लास में सॉल्व किया है। सर ये कंपाउंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉइसन प्रोसेस है। ये क्या कंपाउंड क्या होता है, क्या क्यों कंपाउंड क्यों है, ये कहाँ कहाँ पढ़ लेते हो अभी फालतू चीजें सिलेबस के बाहर की, ये कहाँ से आएगा कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस।
अब जाके इसके वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये S2 हम बता तो रखा है, x1 प्लस x2 है। S2 क्या है, x1 प्लस x2 है। ये क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, गामा 2,1 का पीडीएफ लिखना आता है? हाँ, तो मेल और फीमेल का हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। हाँ। तो उसमें तो दिक्कत अरे तो हमें उससे कोई मतलब थोड़ी है, लेक्चर में आप ध्यान क्यों नहीं देते? अब जाके दोबारा वीडियो देखो, सॉल्व कर रखा है हमने वहां पे ऑलरेडी। चलो इसको दोबारा बता देता हूँ। अभी फिर आपको अगली बार जब सॉल्व फिर डाउट होगा, क्योंकि आपको खुद से सॉल्व करना नहीं है, बस डाउट पूछने हैं, ये चीज है। ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन उस बैच में। क्या डाउट है बताइए इसमें, मतलब क्या क्या करना है यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये? हमने ये कहा था लास्ट टाइम कि एनटी जो है नंबर ऑफ पर्सन अराइव बाय टाइम टी, एमटी है नंबर ऑफ मेल कस्टमर अराइव बाय टाइम टी। हमने जब स्टोकेस्टिक प्रोसेस किए थे तो लास्ट के 2-3 क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही किए थे, और बीच में भी क्वेश्चन से किए थे, तो तब भी एक भी क्वेश्चन हमने छोड़े नहीं थे। शायद एक रहा था, वो भी किया था सॉल्व हमने। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जब भी हम टॉपिक पढ़ाए हमने लास्ट में पीवाईक्यू कराया ही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कराया हो। और अगर नहीं किया आपने तो आपकी गलती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ डाउट क्लास फ्रिक्वेंटली होते थे कि पहले थ्योरी पढ़ाए हमने, क्वेश्चन कराया, फिर बोला कि भैया देख लो जो डाउट है पूछ लो, तो एंड में लोग जो पढ़ते थे वो पूछते भी थे। ये चीजें तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लेकिन फिर मैं मौका दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि पहले आपको रिवाइज करके आओ, ये चीज है। अब दोबारा पूछने में प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक ही क्वेश्चन आप 10 बार पूछ रहे हो, 20 बार, क्योंकि आप खुद कर नहीं रहे, ये दिक्कत है। आप खुद करोगे तो आपको एक, अगर पुराने लेक्चर्स आप देखोगे तो समझ आ जाएगा अच्छा कैसे सॉल्व किया है मैंने इसमें, ये। लेकिन पुराने लेक्चर्स आप देखते नहीं हो, रिवाइज तो करते नहीं हो। देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अभी। तो यहाँ से क्या होगा, एनटी है नंबर ऑफ पर्सन अराइव बाय टाइम टी, नंबर ऑफ मेल कस्टमर अराइव बाय टाइम टी, और एफटी ले लो, नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर अराइव बाय टाइम टी। जैसे तरुण ने आपके साथ ही किया, तो तरुण लोग इतना कम डाउट पूछता है, क्यों? क्योंकि वो पुराने लेक्चर्स भी रिवाइज करते हैं, खुद फ्रीक्वेंटली रिवीजन कर रहा है वो, इसलिए लोग कम डाउट पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हो क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हो, पहले आपने नहीं किया, इसका मतलब है। तो ये है कि अभी आप कर रहे हो, ये भी ठीक है, मेहनत तो कर रहे हो कम से कम। लेकिन तब के लेक्चर्स अगर आप देखोगे या तब आपने किए होते तो अभी आपको डाउट जरूरत नहीं पड़ती इतना पूछने की, ये है। सो यहाँ इन्होंने एनटी हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि लेट कस्टमर अराइव एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट लैम्डा। तो इनिशियली रेट लैम्डा है, ठीक है ना, तो ये रेट इसका है, मतलब एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनटी इज पॉइसन लैम्डा टी, पॉइसन 10t। अब बोल रहा है फर्दर सपोज दैट ईच अराइविंग कस्टमर इज आइदर अ मेल और अ फीमेल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी, independent of all other arrivals. Let nt denote the total number of hosts arrive by team time t, which is following this. अब बोल रहा है कि s2 denote the time arrival of a second female customer। तो कोई बात नहीं है, ft का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और mt का डिस्ट्रीब्यूशन, m मतलब मेल, f मतलब फीमेल, तो mt है पॉइजन 5t, क्योंकि हाफ ऑफ रेट हो गया ना, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो रेट ऑफ अराइवल 10 था, तो मेल का अराइवल रेट 5 है, फीमेल का 5 है, सो पॉइजन 5t ये हो गया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, हमसे पूछा है इन्होंने पहले में S2 डिनोट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड फीमेल कस्टमर, तो x1 है इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट फीमेल कस्टमर, मान लो ऐसा है, फर्स्ट फीमेल कस्टमर। x2 है इंटर अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड फीमेल कस्टमर। तो बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा है, S2 नो टाइम ऑफ अराइवल, तो S2 क्या है, x1 प्लस x2 ही तो है, और इसका हमने पढ़ा था कि जो इंटर अराइवल टाइम और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद रेट लैम्डा, यही था ना। तो यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताइए, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, इंटर अराइवल टाइम किस रेट से फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल रेट क्या है, 1/5
1/5 मीन है, वो रेट 5 है 5 होगा तो जी। सो x1 है एक्सपोनेंशियल 5, x2 है एक्सपोनेंशियल 5, तो सम क्या फॉलो करेगा? एक्सपोनेंशियल गामा फॉलो करेगा। गामा क्या? गामा 110 110, ये क्या होता है? 25 ना, हाँ 25, तो यहाँ से 5 हाँ 2,5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 5 इज गामा 1,5 है ना, अल्फा 1 है, तो गामा 25। अब यहाँ पे इसका S2 का पीडीएफ लिखना आता है? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ S2? f of S2 in terms of t क्या होगा बताइए? अब यही तो खुद से ट्राई करो तो सीखोगे ना। 1/गामा 2। अच्छा, जब हमारा रेट यहाँ पे, तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो हमारा हम लोग क्या लिखते हैं, रेट 5 है तो 5 ऊपर आएगा, तो ये 5 की पावर अल्फा यहाँ रहेगा। मतलब आपको ध्यान रखना कौन सा वाला गामा है ना। एक में बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में होता है, एक में बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में होता है। तो जब रेट बीटा चल रहा है तो बीटा न्यूमरेटर में होगा, और अगर मीन चल रहा है बीटा तो डिनोमिनेटर में आएगा बीटा। तो रेट बीटा है तो न्यूमरेटर में आएगा, तो बीटा की पावर अल्फा x की पावर क्या, अल्फा -1 तो 1 हो जाएगा, एंड e की पावर माइनस बीटा। अब बताइए इसमें क्या पूछा है पहला ऑप्शन में, प्रोबेबिलिटी S2 लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा, इसका सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट है t मोर देन 0, तो मुझे निकालना है S2 लेस देन 1। S2 का पीडीएफ ये है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, कैसे निकालते हैं लेस देन इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी हम लोग? नोट टू चेक करना 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, 5 स्क्वायर हो गया 25, गामा 2 हो गया 1, t e की पावर -5t dt। क्या ये ऑप्शन सेम नहीं है जो यहाँ लिखा मैंने? हाँ तो इसमें कहाँ से आया, क्या होता है कंपाउंड पॉइंट, ये क्या होता है, कहाँ यूज किया मैंने वो सब चीजें? ये ज्यादा नॉलेज होना मेरा नुकसान है, इसलिए एग्जाम नहीं निकलता आप लोगों का, कि तुम आसमान में उड़ते रहते हो। एग्जाम का लेवल 0 है, उड़ते हो आसमान में, जरूरत है ही नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उतना ही सॉल्व करो ना। सिलेबस में लिखा ही नहीं ये सब कुछ। हो गया, ये S2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। वहाँ पर सर सेम क्वेश्चन से दिया हुआ है कंपाउंड पॉइसन का नाम से। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो आप, वो सब मत करो, जो सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट उतना ही करो आप उससे। फिर भी आप इसमें क्या नया था जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, बताइए मुझे, इसमें क्या था नया ऐसा जो मैंने नहीं पढ़ाया हो क्लास में? और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आप बैच 5 का जाके देखो लेक्चर्स, जहाँ पे हमने पढ़ाए हैं, पूरा वीडियो का दोबारा जाके देखो। स्टोकेस्टिक के एक भी क्वेश्चन गेट का होगा जो छूट गया होगा, एक भी तब नहीं छूटा होगा, मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं छूटा होगा। या हो सकता है एक कोई ऐसा हो, 1-2 क्वेश्चन छूट, अलग बात है, लेकिन डाउट क्लास में भी हमने कवर कर लिए थे। एटलीस्ट डिस्कस सारे क्वेश्चन किए होंगे, नहीं हुआ होगा अलग बात है, लेकिन डिस्कस सारे क्वेश्चन किए होंगे हमने। और आप देख रहे हो जैसे क्लास में इतने अभी कम बच्चे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ लोग रिवाइज कर रहे हैं, कुछ डाउट बाकी लोग कर चुके होंगे, ये चीजें हैं, क्योंकि हमने क्लास में सारे डिस्कस किए हैं। मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में उस तरह मार्क्स नहीं आएंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए दोबारा करा रहा हूँ सारा ईयर वाइज, ताकि इस बहाने भी रिवीजन हो जाए, है ना, और इन लोगों का नहीं, दुनिया का रिवीजन हो जाएगा ना, ये चीजें हैं। PYQ का सॉल्यूशन सबको चाहिए। सेकंड में बताइए, सेकंड में ऐसा क्या है, देखिए सेकंड को, ये तो थ्योरम था, ये थ्योरम है, ये जो है ना, ये भी थ्योरम है, थ्योरम सब थ्योरम है तीनों सारे। नहीं, आप, मेरा ये मानना है कि आप ऑनेस्टली डाउट पूछिए, ट्राई करके आइए। जैसे मान लो जो क्वेश्चन नहीं हुआ, आप ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते, आप इस पुराने जो लेक्चर्स मैंने कराए हैं, आप वहां जाके देखिए कि क्या बैच में कराया कि नहीं कराया है। अगर वहां आप देखे आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताओगे कि आपको क्या समझ नहीं आया, ये चीज है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज है। जैसे जैम वाले जो भी जैम के क्वेश्चन में डाउट हो, बैच 3 का PYQ जाकर देखो आप, जो प्लेलिस्ट है उसके वीडियो जाकर देखो बैच 3 के, वहां अगर कन्विंस नहीं हो फिर मुझसे पूछो आप कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, इस तरह से है। स्टोकेस्टिक वाले हैं, हमने उस तभी सॉल्व किए हैं, तो नहीं समझ आ रहा, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, ये है।
अगला बताइए बाकी और किसी का डाउट, मतलब क्या समझ नहीं एग्जैक्टली मुझे पॉइंट आउट होता क्या दिक्कत है अभी भी। मेरा ये मानना है कि अभी तक आप सॉल्व कर रहे हो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता है, तो इससे आप इजीली उसको ओवरकम कर पाओगे ना, सॉल्व कर पाओगे। और रिवीजन बहुत जरूरी है, फिर से कह रहा हूं रिवीजन आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यू रिपीटेडली। ये चीज है कि आप पीवाईक्यूज जो जैम और गेट के रिपीटेडली सॉल्व करो, कुछ टाइम इंटरवल पे दोबारा सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये चीजें हैं, रट्टा मारो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने रट्टा मार लिए तो 1 महीना बाद करोगे नहीं होगा आपसे, फिर क्योंकि आपने रट्टा मारा। अगर समझ आया होगा तो कर पाओगे, ये है। बाकी लोग बताइए, बाकी लोगों का जो डाउट रह गया हो किसी का, किसी का भी और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो? नहीं तो ठीक है, यही स्टॉप करते हैं, टाइम भी हो ही गया है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले जोर से बोलिए। सर 41 बोल रही है सर। 41 ये भी थ्योरम है एक्चुअली, है ना, तो ये इसका मैं प्रूफ तो करना ही चाहूंगा, ये सब थ्योरम है। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा एक बार वहां जाकर देखिए, हालांकि ये सब थ्योरम है। कौन कौन सा थ्योरम है पहले तो ये देखना पड़ेगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है? डी का सॉल्यूशन पवन सर ने क्लास में भेजे थे, आप देखो ये थ्योरम है, ये इसका सॉल्यूशन उन्होंने, आप जाके देखो जब स्टोकेस्टिक प्रोसेस चल रहा था ग्रुप में, मैं पिन कर देता हूँ, वहां उन्होंने ये थ्योरम है उसका सॉल्यूशन भेजा था, उन्होंने फोटो मतलब ग्रुप में पीडीएफ भेजा, उन्होंने सॉल्यूशन था, प्रूफ था, ये बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, प्रूफ करना चाहो प्रूफ भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है डी ऑप्शन का, देखो मैं पिन करता हूँ, वो पवन सर ने ऑलरेडी भेज रखा है। ये थ्योरम मतलब प्रूफ देखो, थ्योरम्स प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है, तो याद रखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड है एटलीस्ट। तो जैसे ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब हमें फॉल्स पूछा है, ठीक है ना, हमसे नॉट ट्रू पूछा है। और इसका क्या था ये भी मैंने क्लास में कवर किए थे, तो इसमें ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स हो जाता है ना, एस एन एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे एस एन ही लिखा है ना, एस एन क्या है एफ एन, तो मीन नहीं यहाँ पे गड़बड़ है ना थोड़ा सा, देखो 1 मिनट, यहाँ एस एन क्यों लिखा है, एफ एन लिखना चाहिए अच्छा ठीक है ना, हो जाएगा, अच्छा ठीक है, सी गलत आता है इसमें। अच्छा सी गलत आता है ना, ओके, सी का ही फॉर्मूला लिखा है, हमने ये क्वेश्चन क्लास में वहां भी डिस्कस किया, आप वहां अगर देखिए एक बार जाके, तो वहां आई थिंक इसका प्रूफ नहीं कराए थे, प्रूफ बाद में आया था, बाकी में डिस्कस किए थे। सो इसका जो है फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने, क्या फॉर्मूला आया था मैं एक दिखा देता हूँ, देखो एस एन, आपको एफ एन को एस एन लिखना है ना ये, ओके, तो एफ एन को एस एन लिख रहा है, एक बार आप वहां देख लीजिए, अगर वहां नहीं डिस्कस किए तो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं जब हम लोग लेक्चर्स कवर कर रहे थे, अब वहां रिवाइज कर सकते हैं, वहां देखिए अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। अच्छा आपको डी में डाउट है ना, इसमें मेनली डी में डाउट, डी का एक प्रूफ देखना पड़ेगा सॉल्यूशन, तो ग्रुप में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको वापस जाके पुराने चैट में, अगर आपके पास होंगे हिस्ट्री तो उसमें मिल जाएगा, ये है।
इसको मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी 11 बज गया तो यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन अभी भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम डाउट कर सकते हैं। तो कल 21 के अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रिपीटली आप सॉल्व करो। रिपीटेडली सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग हो गए, एग्जाम में कम गलती होने के चांस उतना कम होगा। और जब ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर है तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो वहां आप कॉन्सेप्ट इजीली अप्लाई कर पाओगे। ये चीजें हैं, इसीलिए अभी मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। तो अभी गेट का हमने, इसका मैं सॉल्यूशन अभी आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, है ना। इसका ये ऑलरेडी थ्योरम है बुक में, ये थ्योरम है, ये सब थ्योरम ही है सही कहीं ना कहीं। और जहाँ गलत है वहां कुछ ना कुछ गलती किया है, मतलब थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स ही हैं। यहाँ इन्होंने क्या थोड़ा चेंज कर दिया होगा, ये एक्चुअली फॉर्मूला कुछ और है, इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसलिए ये गलत मतलब स्टेटमेंट है। बाकी सब थ्योरम्स ही हैं, इन्होंने थ्योरम्स को ही ऑप्शंस बना दिए। तो कोई स्टैंडर्ड सा बुक कुछ फॉलो करेंगे जहाँ पे कोलमोग्रोव सिनो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको थ्योरम्स मिल जाएंगे। ये है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 2023 है ना, 22 और 21 हमने अभी इसके सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आप फिर से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके ऑनेस्टली डाउट पूछिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर सिर्फ ऐसे, और पुराने वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, अगर मैंने सॉल्व कराए हैं तो फिर आप वहां देखिए, और नहीं कन्विंस है तो फिर मुझसे पूछिए। क्या जी? अच्छा, ग्रुप में से सेंड कर दीजिए। ओके ठीक है। तो उन्होंने थ्योरम भेजे थे, मुझे याद है, तो उस टाइम उन्होंने भेजे थे, है ना। देखो इन्होंने प्रूफ यहाँ दे रखा ना, तो इस तरह से प्रूफ कर रखा था। अच्छा, इसका आपने भेज दिया है, तो ये तो गलत हो गया, कोवेरिएंस वाला है ना, ठीक है। और उसका डी वाले का भेज दिया आपने, हाँ ठीक है। हाँ, ये देखिए ऑलरेडी 4.3.5.1, एक तो ये हो गया, और उसका वही स्टेटमेंट डी वाला है। और जो बी वाला है, बी वाले का देखिए कोवेरिएंस में ना, यहाँ क्या पूछा है ना, कोवेरिएंस। सो गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे जो आता है दिस इज द मिनिमम ऑफ, इसलिए ये गलत है। तो बस चारों थ्योरम ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया सी वाले, इसलिए गलत ऑप्शन है। और डी वाला थ्योरम ही है, तो ये सब थ्योरम के ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। और ट्रू ये हो जाता अगर यहाँ लिखा होता जो आपके फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने, हाँ, तो वहां पे उस तरह से आ जाता कि 1/n f ऑफ मिनिमम xy माइनस fx fy, तो आ जाता, ठीक है। ठीक है ना। तो आप 21, 22, 23 के ठीक से एक दो बार और सॉल्व कीजिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट भी सॉल्व कीजिए। जो डाउट इसका रह गया होगा तो कल 9 से 11 में हम डिस्कस करेंगे डाउट, ठीक है। उसके बाद कल 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट नहीं रहा इसमें तो हम लोग फिर 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे 9 to 11 का, गेट 2020 स्टैटिस्टिक्स। चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।